अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं उनमें पहला मौजू है सानह बल्दिया टाउन को आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। हारून साहब, 3 साल हो गए लेकिन लवाहिकीन को आज तक इंसाफ न मिल सका। देखिए, वो तो बिल्कुल निपटा ही दिया गया था। बाद में दूसरी GIT बनी, वजीर आजम गए मार्च में, जब इस दौरान एक इंकशाफ हुआ तहकीकात के दौरान कि ये हादसा नहीं था। पहले तो इसको हादसा करार दे दिया गया था। ये तो दानिस्ता आग लगाई गई थी, 5 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया था। अब मसला ये है कि इसके मालकान भी खौफजदा होकर मुल्क से फरार हो चुके हैं। अब्दुल अजीज भायला, अरशद भायला, राशिद भायला, ये कपड़े की फैक्ट्री थी, टेक्सटाइल की जी। और मुल्ज़म जो है अमाद सिद्दीकी, रहमान भोला, माजिद बेग, असगर बेग, ये भी सब भाग चुके हैं। और एक लतीफ़ा ये है कि ये क्या लिस्ट होती है बैरून मुल्क जाने से रोकने की, क्या इसको कहते हैं? ECL के लिए 14 आदमियों के नाम तजवीज़ किए गए। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के लिए 14 आदमियों के नाम तजवीज़ किए गए, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मालकान तो इस कदर खौफजदा थे कि वो कोई बयान देना नहीं चाहते थे, इसलिए कि MKM का इसमें नाम आता है। मुल्ज़म भी भाग गए मौके से फ़ायदा उठाकर। अब एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है जिसके अफसर, मैंने आज पता किया है, उनकी GIT बनी है जिसके अफसर काबिल एतमाद हैं, आउटस्टैंडिंग है, बल्कि बड़ी अच्छी रेपुटेशन के लोग हैं, MI के हैं, SI के हैं, रेंजर्स के हैं, पुलिस के हैं। तो अब ये जाएगी लंदन। अब वो मालकान बयान देने के लिए तैयार हैं। इस पे अगर तवज्जो दें वजीर दाखिला साहब, बाकी केसों पे उन्होंने तवज्जो दी है तो कुछ पेशरफ्त हुई है, तो ये बात आगे बढ़े। ये कोई छोटा सा सानिया नहीं है। 250 लोगों का इस तरह अब गेट बंद करके, वो भत्ता मांगते थे 5 करोड़, उन्हें नहीं दिया, उन्होंने गेट बंद करके तारे लगा दिए और आग लगा दी और आग फैलते फैलते 250 जाने चली गई। ये तो देखिए, इतने सफाक लोग हैं, इंडिया में इनकी ट्रेनिंग हुई है और राय इनके पीछे है। इतने बड़े बड़े हादसा जो हैं वो यूं ही नहीं हो जाते। आप भी जो हादसा हो रहे हैं उसमें राह मुलव्वस है। राह का प्लान ये कराची को डिस्टेबलाइज रखा जाए तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। इस पे शहरियों को भी तावन करना होगा। इसमें एक दो मुसीबत ये है कि सिंध की हुकूमत तो पैसिव रेजिस्टेंस कर रही है और वो अपने ही रोना हर वक्त रोते रहते हैं। 30,000 की उनकी पुलिस है। कोई कोशिश उन्होंने 7-8 वर्षों में नहीं की कि पुलिस के कुछ लोगों की बेटर ट्रेनिंग करके उन्हें मददगार बनाए। रेंजर वाले आसमान से तो नहीं उतरे। ये इन्होंने इतनी कामयाबियां हासिल की हैं, लहरी गैंग्स का खात्मा कर दिया है, भत्ताखोरी 70% कम हो गई है। तो ये बेटर ट्रेनिंग है और कमिटमेंट है। मजाल है जो कायम अली शाह के कानों पे जूं भी रेंगती हो, कभी रत्ती बराबर जरदारी साहब का एहसास होता हो, कभी किसी को थोड़ी सी भी शर्म आती हो। 250 इंसान जिंदा जल मरे, ये क्या खुदा का मुंह दिखाएंगे। और रोते हैं जब इनका एक कोई MPA पकड़ा जाता है, किसी लीडर के खिलाफ जरा सी कार्रवाई हुई है, 250 घरों के चिराग इस तरह जल बुझे, जिंदा जला दिए गए और कोई शर्म नहीं आई इन लोगों को। कुछ उस पर कार्रवाई करते हो सकती है। ये मुल्ज़िमों का पता तो चला लिया गया है। अब वो लंदन में है, पनाह गजीन है। कभी जरदारी साहब इस पे भी कोई काम करें, कायम अली शाह साहब इस पे भी कोई सोचें, और बिलावल भुट्टो साहब इस पे भी कभी गौर कीजिए। ये इंसान है, भेड़ बकरियां तो नहीं है। इस तरह तो भेड़ बकरियां जल जाएं तब भी सदमा होता है। अच्छा, तो सिंध हुकूमत एक पैसिव रेजिस्टेंस कर रही है, वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटीज और हैं, इस पे तवज्जो नहीं दी गई है। और ये बहुत बड़ा सानिया है, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। बिल्कुल। हबीब साहब, मेजर जनरल बिलाल अकबर ने आपसे कुछ देर पहले कहा कि कराची में एक नए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। आपको लगता है कि एहतसाब का अमल तो जारी है ही, सिंध में हम देख रहे हैं, आपको लगता है कि सानह बल्दिया टाउन के जो मुल्जिमान हैं उन पर भी हाथ डाला जाएगा, वो भी कैफरे किरदार को पहुंचेंगे? अच्छा देखिए, हमने अगर ये फैसला कर लिया हुआ है कि सानहा बल्दिया टाउन जो है वो एक प्लान्ड आर्सन की कार्रवाई थी, एक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी, तो फिर तो कुछ और बात है। फिर तो हम जिस पे चाहे इल्जाम लगा दें, उसको पकड़ लें, जिसने जो कहा है उसको सुन लें और उसकी बुनियाद पे किसी और को फांसी चढ़ा दें। ये तो एक रवैया है। अगर हमने पहले ये तय करना है कि क्या ये वाकई हादसा था, और हादसा हुआ तो फिर ये कैसे हुआ, अगर ये जुर्म हुआ तो किसने कहा, किसने क्या किया। देखिए, इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक 250 लोग एक देखिए, मैं फैक्ट्री में जलकर मर जाएं, ये हादसा हो सकता है? ये एक बहुत ही हौलनाक वाकया है। इस वाकये की शिद्दत से किसी को इनकार नहीं है, उस्मान ओमान साहब। लेकिन एक बात हमें ये सोचनी है कि ये
کیا قانونی طور پر یہ ساری چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں؟ رضوان قریشی سے یہ بات چلی، رضوان قریشی نے جس نے کہا تھا کہ جناب یہ میں نے فلاں میں حماد صدیقی کے پاس گیا، کراچی تنظیمی کمیٹی نے یہ کیا اور اس کے بعد ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک اور جی آئی ٹی بنی، اس کے بعد وہ جی آئی ٹی آج کل لندن جانے کے چکر میں اس کے 2 ممبرز وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے مالکان کا بیان ریکارڈ کر لیں، لیکن اس کے علاوہ بھی 3 لوگ انہوں نے گرفتار کر رکھے ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، 3 لوگ جو گرفتار کر رکھے ہیں انہیں سندھ کے ایک شہر میں رکھا گیا ہے، جن سے ایک تفتیش کی سٹنگ ہو چکی ہے اور آئندہ سٹنگ جو ہے وہ 4 اکتوبر کو ہونی ہے۔ اچھا، اور ان سے بھی معلومات اکٹھی کی جا رہی اور ہیں، ان 3 لیکن لوگوں جب کا وہ تعلق کہاں معلومات سے ہے؟ دیکھیں، جب وہ معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں تو اکٹھی کرنے کے بعد کیا وہ ایک ایڈجوڈیکیبل کیس بنتا ہے؟ کیا عدالت میں لے جا کر ہم اس کیس کو رکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ ایکس وائی زیڈ نے ایسا ایسا کیا ہے تو انہیں اس کی سزا دی جائے؟ انفارچونیٹلی میری معلومات کے مطابق اب تک ہونے والی تمام کی تمام تفتیش ہیئر سے پر مبنی تو ہے کہ میں نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس سے جواب میں یہ کہا، یہ ہیئر سے تو ہے، لیکن اب تک واقعاتی تسلسل کے انداز میں جو عدالت میں کیس پیش کیا جا سکے وہ نہیں ہے۔ اور بھائی اور کیا ہوا یار؟ آپ کو تفتیش تو ہوئی نہیں، ابھی تفتیش تو ابھی شروع ہوئی ہے، آپ نے ایک نتیجہ بھی نکال لیا کہ یہ ملزموں تک نہیں پہنچ سکیں گے اور کوئی کاروائی نہیں ہوگی، اور یہ بھی طے کر لیا کہ ہیر سے پہ کسی کو پھانسی بھی لگا دیں گے۔ اب تک کی بات اب تک کتنے لوگ پھانسی لگے ہیں؟ اب تک کی بات کر چکے ہیں، اب جو صورتحال ہے آج کی صورتحال کی بات کر رہا ہوں۔ اور بھائی بات تو سنیں، یہاں تو اصل مجرم بچ نکلتے ہیں، یہاں تو عدالتیں فیصلے ہی نہیں دیتی، تفتیش کرنے والی پولیس تفتیش ہی نہیں کرتی، یہاں تو رونا یہ اسی لیے فوجی عدالتیں بنانی پڑی۔ آپ نے پہلے ہی طے کر لیا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، نمبر 1، نمبر 2 ہیر سے پہ کسی کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ لیکن ہارون صاحب، اب جو سچویشن ہے کراچی میں، اب جو سچویشن ہے، اب جو ادارے کام کر رہے ہیں، اب تو لگتا ہے کہ ملزمان تک پہنچ جائیں گے۔ نہیں دیکھیے، اس کیس میں تو کوئی خاص پیش رفت اب تک نہیں ہوئی ہے، کیس ٹو کیس دیکھنا ہوتا ہے معاملے کو، یعنی اوورآل تو بڑی کامیابیاں ہیں، سندھ حکومت کے عدم تعاون کے باوجود کامیابیاں ہیں، نکمی پولیس کے باوجود ہیں، فضول سول سروس کے باوجود ہیں، پیپلز پارٹی کے لوٹ مار کرنے والے لیڈروں کے باوجود ہیں، اس کے باوجود ہیں کہ عوام کو ابھی تک پورا اس کا ادراک نہیں ہے کہ وہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں، نہ ان کی موبلائزیشن کی گئی ہے، اس کے باوجود ہیں کہ سول ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ہیں کہ تفتیشی نظام بہت ناقص ہے، اس کے باوجود ہیں کہ جج رسک ہی نہیں لیتے کیس سننے کا۔ لیکن اس پرٹیکولر کیس میں تو کوئی خاص پیش رفت نہیں ہے، ایک شہادت ملی ہے، اس شہادت میں صاف پتہ چلتا ہے MKM کے لیڈر ملوث ہیں، بتہ خور ملوث ہیں، اس میں وہ بھاگ گئے موقع سے فائدہ اٹھا کے، ابھی تو وہ بیان دینے پہ انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے، اب وہ بیان دیں، کڑی سے کڑی جڑے گی، مجرم آخر کار پکڑے جاتے ہیں اگر آپ سیریس اور سنسیئر ہوں، اگر آپ ٹھیک ایفرٹ پٹ کریں۔ پاکستانی اداروں کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے وقت گزرنے کے ساتھ، بالکل، اور اب یہ اس پوزیشن میں ہے کہ جس کیس کو لے کے چلیں، اور جو بھتہ خور ہیں، مجرم ہیں، ڈاکو ہیں، چور لٹیرے انڈیا کے ایجنٹ ہیں، دے آر ایٹ رن، بھاگ رہے ہیں، اب وہ کمزور پوزیشن میں ہیں، پناہ دینے والے بھی کمزور ہیں۔ تازہ آپ نے واقعہ سن لیا نا کہ جن کو وہ لاپتہ کہتے تھے انہیں خود ہی انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ اچھا حبیب صاحب، آپ ابھی میں آپ کو اس پچھلے کیس ہفتے کے حوالے کراچی سے کے دورے پر دلچسپی تھے۔ ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اس کیس کو جب یہ کیس عدالت میں گیا تو عدالت میں سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا ماتحت عدالت کو کہ 1 سال کے اندر اندر اس کو ختم کریں، یہ فروری میں بات ہوئی تھی، 7 مہینے ہو گئے۔ آج شازیہ ہنجرا کا نام آپ کو یاد ہوگا، شازیہ ہنجرا اس کیس کی پروسیکیوٹر تھی، انہوں نے ریزائن کر دیا، آج تک تا دم گفتگو ابھی تک وہاں پہ کوئی پروسیکیوشن کی طرف سے کوئی پروسیکیوٹر مقرر نہیں کیا گیا۔ یہ ہے ہماری حکومت بھی، یعنی جو سندھ حکومت ہے اس کی بھی تفتیش میں دلچسپی کا عالم دیکھ لیجئے، یعنی وہاں پر بھی کوئی نہیں۔ اچھا ایک اور بھی ہے، پھر MQM کے جتنے لوگوں کے نام آئے، بات کی جا رہی تھی، آج میں نے پتہ کیا مختلف لوگوں سے کہ کیا MQM سے اب تک جو نئی JIT بنی تھی، وہ خادم حسین بھٹی، وہ کمیٹی تھی، وہ جو خادم حسین بھٹی صاحب والی، اس نے کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ آج پہلی خبر یہ آ رہی ہے، یعنی پہلی دفعہ یہ سن رہے ہیں کہ جناب اب وہ لندن جائیں گے اور مالکان کے بیان سے ابتدا کریں گے۔ تو یہ ہے ہماری حکومت کی بھی سنجیدگی۔ 3 سال ہو گئے، ابھی ابتدا ہونا باقی ہے۔ جی اچھا ایک اور بات، حبیب صاحب، ابھی آپ اور ہارون صاحب کراچی کے دورے پر تھے۔ نہیں تو 1 منٹ میری بات سنیے، ایک قائم علی شاہ کیوں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ کسی مجرم کو سزا؟ وہ شہر میں آپ کے خیال میں قائم علی شاہ امن چاہتے ہیں؟ انہوں نے اس کے لیے کبھی کوئی کوشش کی ہے؟
کو पुलिस की तरबियत बेहतर बनाने की कोशिश किया है, तफ्तीशी निजाम बेहतर बनाने की कोशिश किया है। कायम अली शाह तो इस सारी गड़बड़ के बेनिफिशियरी हैं और उनके साथी, और जरदारी साहब वो तो नहीं चाहते इस शहर में अमन हो। वो क्यों अमन चाहेंगे? वो तो चाहेंगे कि किसी तरह ये खत्म हो जाए और दोबारा एमकेएम के साथ वो अलायंस करें, हुकूमत फरमाएं, जो मर्जी करें। ठीक है, तो वो नवाज शरीफ को किस बात का ताना दे रहे हैं? यही ताना दे रहे हैं ना कि आपने तो हमसे गद्दारी की, आपने तो ये तो बदअमनी फैली हुई थी, इससे कुछ थोड़े बहुत पैसे हम कमा रहे थे, हमारा रास्ते ही रोक दिया आपने। देखिए, मैं एक बड़ी खतरनाक बात सुन रहा हूं, जो उड़ती उड़ती खबरें जो फिजा में है ना, कराची की फिजा में। आपकी इस खतरनाक बात की जानिब भी हम आएंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सानहा बल्दिया टाउन के आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। हबीब साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले किसी खतरनाक बात की तरफ जी, मैं वो अर्ज करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग कराची में ये कह रहे हैं कि शायद ये जो मामला है बल्दिया वाला, बल्दिया टाउन फैक्ट्री वाला, ये ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है एमक्यूएम की। ये बाज लोगों का ख्याल है, उनका ताल्लुक एमकेएम से भी है और एमकेएम से बाहर भी है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये इंतहाई खतरनाक तर्ज अमल होगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इससे गुरेज करना चाहिए कि वो इस तरह के मामले को और इस तरह के हसास मामले को किसी जमात को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा हारून साहब, एपेक्स कमेटी के इजलास में रियासत को चैलेंज करने वालों के खिलाफ पूरी पहले ये तो आप पूछें, ये जो इन्होंने शोषित छोड़ा है जी, ये क्या बात है? क्या ब्लैकमेलिंग है? एमक्यूएम के जराइम इतने हैं, इतने टारगेट किलर्स हैं उनके, बत्ताखोरी के इतने वाकयात हैं, इतने लोग उन्होंने कत्ल किए। अभी मैं गया था जब कराची, तो मुझे कुछ चीजों का पता चला। 17 फेक अकाउंट हैं जिसपे यूएई और लंदन में पैसे भेजे जाते रहे, नाम भी बता सकता हूँ। और उसमें बैंकों का अमला मुलव्वस है, उसमें एक सिल्क बैंक की ब्रांच है, कि यूबीएल की है, एक और ब्रांच है। बेशुमार इनके किस्से हैं। इनको ब्लैकमेल करने की इनको क्या जरूरत पड़ गई जी? इनको ब्लैकमेल करने के लिए कौन कह रहा है? जो अफवाह आप सुनते हैं आके हमें सुना देते हैं। मैं अफवाह नहीं, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल इसको नहीं कह रहा कि मैं इसको बाय नहीं कर रहा। आई एम नॉट बाइंग इट, बट आई एम टेलिंग यू कि ये भी एक पहलू है मामले। अच्छा हारून साहब जी, इनको क्या ब्लैकमेल करना है भाई? राह से उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिश हो गए हैं। इंडिया को उन्होंने मुदाखलत की दावत दी, यूएनओ को दी, अपने दूसरे मुल्कों को दी, और ये कहा फायरिंग करें, जाके ट्रेनिंग करें, और ये करेंगे और फौज से लड़ेंगे। इनके खिलाफ क्या कोई सबूत तलाश करने की जरूरत है? अच्छा हारून साहब, कराची के लोग तो मुतमईन हैं। कराची के लोग तो इस ऑपरेशन से मुतमईन हैं, वहां के शहरी खुश हैं इस ऑपरेशन से। कराची के लोग सिर्फ मुतमईन नहीं हैं, कराची के लोग शाद हैं, खुश हैं, दुआएं दे रहे हैं। जिसे पंजाबी में कहते हैं झोलियां उठा उठा के दुआएं देते हैं। एक एमकेएम के कुछ लोग नाखुश हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के जिन लोगों ने पैसे बनाए हैं वो नाखुश हैं, जिन्होंने नहीं बनाए उन्हें कोई एतराज नहीं है। वो तो कहते हैं जान छूटे हमारी पार्टी जिंदा हो। एक लाहौर में एक साहब रहते हैं, वो नाखुश है, उनका नाम है हबीब अकरम। ये बड़ा परेशान। अच्छा हबीब साहब, पता नहीं इस सारी सूरत हाल में जब ऑपरेशन से अहलियाने कराची खुश हैं, कराची की सियासत की डायनामिक्स आप क्या देख रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी और एमकेएम का रिवाइवल मुमकिन है? देखिए जी, एक तो ये बात है कि मैं नाखुश नहीं हूँ, कराची के लोगों की खुशी में शरीक हूँ, और कराची के लोग वाकई जैसे हारून साहब कह रहे हैं वो बहुत खुश हैं। लेकिन अहम बात यह कि मैं इसके पॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशंस हैं उनके हवाले से मैं थोड़ा सा, मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कराची में जाएं तो कराची में आपको जगह जगह मुख्तलिफ तस्वीर मिलेंगी जो जैसा पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। लोग मतलब वो जो तस्वीर है, वो जो इस तरह के नारे हैं, क्या ये पब्लिक की तरफ से लगाए गए हैं? और पब्लिक की तरफ से अगर लगाए गए हैं तो फिर उनका इस बड़ी बुनियाद, इस बड़े पैमाने पे उनका लगा होना, इससे बहुत सारे मैसेजेस जो है वो उल्टे सीधे जाते हैं। जहां तक रिवाइवल का ताल्लुक है, देखिए पहले तो ये बात है कि आपने गालिबन अपने सवाल में ये फर्ज कर लिया है कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम का तो धड़न तख्ता हो चुका है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है। देखिए ये आपको किसने कह दिया? बात यह है कि इस वक्त सूबाई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और उसके साथ साथ अभी तक, अब अगरचे उन्होंने इस्तीफे दे रखे हैं एमकेएम वालों ने, लेकिन उनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए, तो लिहाजा अब भी वो कराची की सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से वो होने के बावजूद पार्लियामेंट में मौजूद है। हुकूमत में होने के बावजूद पीपल्स पार्टी के खासे तहफ्फुजात हैं, खासे गिले देखिए ये तहफ्फुजात और गिले शिकवे चलते रहते हैं, उन्हें अपनी बका का खतरा भी लाहक है हुकूमत में होने के बावजूद। देखिए ये मामला चलता रहता है, किसी को किस बात पे तहफ्फुजात है, लेकिन ये दोनों जमातें वेरी मच इंटैक्ट हैं और मौजूद हैं। जी
नहीं कोई नहीं इंटैक्ट है, ऐसे ही हाँक रहे हैं। वो अपना MQM भी जो है वो भी तबाही और तहलील होने के रास्ते पे गामजन है। इसी तरह तबाही है, एक बर्फ का एक ब्लॉक रखा हो तो वो आंख झपकने में तो पिघल नहीं जाता, अगर उसको धूप में रख दें तो जाहिर है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। 1992 में भी धूप थी ना हारून साहब, 1996 में तो कुछ हुआ ही नहीं था। 1992 में हुआ नहीं, 95 में हुआ था। उसको नवाज शरीफ साहब ने 500 टेररिस्ट रिहा कर दिए, 25-30 करोड़ रुपए की कंपनसेशन दे दी, उनसे पॉलिटिकल अलायंस कर लिया, फिर पीपल्स पार्टी ने कर लिया, उन्हें जिंदा कर दिया। अब कोई माई का लाल इनसे अलायंस नहीं करेगा, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया से उनका ताल्लुक आप एक नाम बोल के जनरल मुशर्रफ साहब ने भी नहीं के साथ ये और मामला। एक मुशर्रफ ने किया था, सबने किया। कौन है जिसने नहीं अलायंस किया? तो सबने बारी बारी किया। मैंने तो आपको बताया 500 टेररिस्ट रिहा कर दिए नवाज शरीफ ने, गिरफ्तार, जिनको फांसी पे चढ़ाने चाहिए था वही लोग हैं, वरना तो अल्ताफ हुसैन ने कह दिया था कि वहां चले जाओ जहां सूरज की किरण भी पहुंच न सके। अब कार्रवाई हुई है। अच्छा, दूसरी जो बात आपने तस्वीर की है तो खुल के क्यों नहीं कहते कि इसकी तस्वीर लगी हुई है? जनरल राहिल शरीफ की लगी हुई है। देखिए, दो नुक्ते बिल्कुल वादे हैं। एक तो ये है कि फौज ये काम नहीं करती, ये ISPR ने नहीं लगवाई हैं तस्वीरें। कभी फौज ने अगर उसका इरादा हो कोई सियासी मुहिम जो है वो तस्वीरें नहीं लगाती अपने चीफ की। ये तस्वीरें लगाई हैं लोगों ने। लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि दो पहलू हैं मामले के। एक तो है फौज का अस्करी क्यादत का कारनामा और रेंजर्स का, तो सुभान अल्लाह क्या कहने, जितनी भी उसकी तारीफ की जाए कम है। टेररिज्म के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी गई है मरहलावार, और जनरल राहिल शरीफ के दौर में तो बहुत ही लोग खुश हैं, बेपनाह काम हुआ है। एक ये है कि आप उनको दावत दें, कदम बढ़ाओ, उस पर लिखा हुआ है कदम बढ़ाओ जनरल राहिल शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। हारून साहब एक बचगाना बात है जी। अच्छा हारून साहब, जनरल राहिल शरीफ की एक्सटेंशन के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? नहीं, ये तो कोई, देखिए ये तो कोई मौका नहीं, मुझे बात मुकम्मल करने दें। गुजारिश ये है कि ये एक तो है उनकी तारीफ करना, कोई जिसकी भी कोई काबिल जिक्र खिदमत है, ये तो तारीखी खिदमत है, उसकी सताइश में बुखल नहीं बरतना चाहिए, जी खोल के दाद देनी चाहिए। जैसे कल हुआ जब चीफ जस्टिस हलफ लेने के लिए गए तो सब जनरल राहिल शरीफ के घर जमा हो गए और वो अच्छी बात कहते रहे कि आप मेरे लिए दुआ करें। दुआ ये है अल्लाह ताला इस मुल्क को भी महफूज रखे, उनकी भी इज्जत और वकार महफूज रखे। गुजारिश ये है कि ये 4 दफा 5 दफा तो मार्शल्लाह का तजुर्बा हो चुका ना, फौज का ये काम नहीं है। आप अगर लोग उन्हें उकसाते हैं कि आप हुकूमत संभाल लें, तो पहले जब संभाली तो फिर क्या हुआ? अयूब खान की इज्जत और वकार और शान कहां गई? ज़िया-उल-हक को खैर मकदम करने वाले उनकी सियासी और सियाफती बेवाएं अब कहां हैं? और जनरल मुशर्रफ के जो साथ हैं उनका नाम अब क्यों नहीं लेते? अब तो हम जैसे लोग उनके साथ शायद कभी कुछ नरमी बरत लें और वो बाकी लोग तो डिसऑन करते हैं। ये दो अलग पहलू हैं। किसी की कोई खिदमत है उसकी सताइश में बुखल नहीं बरतना चाहिए, ये कमजोरी की निशानी होती है। और दूसरी तरफ उसको मल जाओ मावा समझ लेना कि वो तमाम कायनात के मसाइल हल कर देगा, मुल्क कर देगा, ये सही अप्रोच नहीं है। ये जनरल साहब को भी कॉन्शियस होना चाहिए, इस तरह की मखलूक हर कहीं होती है। जरूरी नहीं वो बदनीति से ऐसा करो, अल्लाह बेहतर जानता कौन कर रहा है, तो मैं क्या कहूँ। बल्कि हारून साहब, लेकिन जनरल साहब को कॉन्शियस रहना चाहिए। हारून साहब, जहां पे आप रहेगी एक्सटेंशन की बात, एक सेकंड जी, खाना खाने गए तो वहां पे PMLN के एक ओहदेदार ने अपने साथ जनरल साहब की तस्वीर लगा रखी, उनके साथ DGISI की तस्वीर लगा रखी और अपनी तस्वीर लगा रखी। मतलब ऐसे लतीफे भी कराची। अच्छा, अब रहेगी एक्सटेंशन की बात। देखिए, एक्सटेंशन का इन्हिसार वजीर आजम पर है। वजीर आजम समझते हैं, उस वक्त ठंडे दिल से गौर करें कि कोई जरूरत है, इसके मुस्बत पहलू भी हैं, मनफी पहलू भी हैं, जिस पे इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए। पॉपुलर वो बहुत हैं, काम उन्होंने बहुत ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, वो कर दें। और दूसरी सूरत ये है कि कौम उठ के खड़ी हो जाए। अगर ऐसी कोई बात है, कौम ये कहे कि इस आदमी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो एक्सटेंशन हो जाएगी। लेकिन ये बहुत कबल वक्त है, अफराद पे नहीं, देखिए अदारों पे नसार करना चाहिए। पाकिस्तानी फौज की तरबियत अब ऐसी हो गई है कि वो इंशाल्लाह टेररिज्म पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे मौजू की जानिब। नवाज अली शाह की गिरफ्तारी पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया है। हारून साहब, पहले तो ये कहा जा रहा था कि अगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा पर हाथ ना डाला गया तो पीपल्स पार्टी किसी भी गिरफ्तारी पर रेजिस्ट नहीं करेगी, लेकिन अब हमने देखा कि एक एमपीए की गिरफ्तारी पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से खासा सख्त रद्द अमल आया है। नहीं, कोई ऐसा सख्त रद्द अमल तो नहीं। रजिस्ट तो खैर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कोई रोका है। रजिस्ट करना तो होता है रोक देना। दूसरा ये है कि अगर वो बराए वज़न बैत भी बात ना करें तो उनकी पार्टी के लोग तो बहुत मायूस और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो वो उनकी कंजम्पशन के लिए बात कर रहे हैं, कोई बड़ा एहतजाज तो वो नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता करेंगे। वैसे इस केस में मैंने कराची में पता करने की कोशिश की तो मुझे बड़ी हैरत हुई। लोग इन साहब के बारे में अच्छी राय रखते हैं, बहुत सारे लोग। अच्छा। अब मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये ऐसा आदमी नहीं है, करप्ट आदमी मुमकिन है उस केस में कोई गड़बड़ हो। तो इसमें वजीर आजम को इसका जायजा लेना चाहिए और मीडिया को भी जायजा लेना चाहिए। अगर ये बात दुरुस्त है, वो कहते हैं इसका तो कोई करप्शन को कोई वाकया ही नहीं, और ये बात काबिल फहम है। अगर कोई बड़ा वाकया होता तो ये क्या था, ये 5 लाख रुपए जमीन के एक्स्ट्रा ले लेना। सरकारी जमीन जब सेम नाले के लिए ली जाएगी तो उसकी कीमत के तयन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, और उसकी जाती जमीन थी और देने वालों ने दिए, वो कंपेल तो नहीं कर सकता ना हुकूमत को। इसमें ये भी अनोमली है। कोई आदमी जो हुकूमत से पैसे लेता है, 2001 या 2 की जब बात है, जब ये वाकया हुआ तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो कोई किस तरह कंपेल कर सकता है कि उसको ज्यादा पैसे दिए जाएं? वो रेट का तयन तो खुद हुकूमत करती है। तो इसका जायजा लेने की जरूरत है कि इसमें मुझे कोई लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका और तो कोई करप्शन का वाकया इस आदमी के सामने नहीं आ रहा। अच्छा हबीब साहब, आप इस सारे मामले पर क्या कहते हैं? देखिए, अगर तो जैसे मजमूई माहौल बना हुआ ना, मजमूई तौर पे जैसे डॉक्टर आसिम को पकड़ा हुआ है और पीपल्स पार्टी के जो लगाए गए अफसरान थे उनको पकड़ा हुआ है, और भी कई लोगों के ऊपर कईयों के गिरदनूज टाइट किया जा रहा है, और कुछ इस तरह के मसाइल, जो माहौल बना हुआ है ना, उस माहौल में अली नवाज का वाकया जो है वो अली नवाज का खासा अहम लगता है। इसी वजह से सदर आसिफ अली जरदारी को खुद बीच में आना पड़ा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसे हारून साहब कह रहे हैं ना, 15 साल पहले और 5 लाख रुपए की रकम, अब आप तसव्वुर करें कि गोया नैब ने सारी करप्शन खत्म कर ली है, सारे मामला ठीक कर लिए हैं, सिर्फ यही एक आखिरी मामला बचा था जिसके बाद एहतसाब की किताब बंद हो जाएगी। मतलब कुछ हमें ख्याल करना चाहिए। हमारे निजाम भी ना जब कभी पीसने पे आता है ना तो वो बस अजीबो गरीब अंदाज में। हबीब साहब, आपको भी कायम अली शाह साहब की तरह ये लगता है कि नाब अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है? देखिए, मैं नहीं कह रहा इख्तियारात से तजावुज कर रहा है, लेकिन एक बात तय है कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो मुझे पसंद हो या ना हो, आपको उसकी शक्ल अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये तय है कि उसका कुछ हक है, इस्तेहकाक है कि उसके सूबे में अगर कोई बड़ी कार्रवाई हो रही है तो उसको उसके इल्म में आए। तो लिहाजा अगर कायम अली शाह साहब ये तकाजा करते हैं कि जनाब आप मुझे भी लूप में लें और मुझे भी मालूमात दें, तो मेरा ख्याल है कि ये तकाजा न सिर्फ दस्तूरी है बल्कि कानून, अखलाक और सियासी जो रवायात है उनके ऐन मुताबिक। अच्छा हारून साहब, निसार खोड़ो साहब ये कहते हैं कि नैब की कार्रवाई वजीर आजम की अथॉरिटी को चैलेंज है, आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, वजीर आजम की अथॉरिटी को चैलेंज तो नहीं है, बस जो लोग जब जुजबुज हो रहे होते हैं। असल में देखिए ना, ये अली नवाज के मामले को तो छोड़ दे, मैंने अर्ज कर दिया आपसे। लूट मार तो कराची में ऐसी हुई है ना कि खुदा की पनाह बर्रे सगीर की तारीख में ईस्ट इंडिया कंपनी समेत कभी किसी ने ऐसी लूट मार नहीं की होगी। ये नहीं है, डॉक्टर आसिम ने तो मान लिया ना, 6 एकड़ के पार्क पे भी कब्जा कर लिया, और वो सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उस पे भी कब्जा करने की फिक्र में थे। एक साउथ सिटी हॉस्पिटल है, नाम नहीं मोहतरमा का याद आ रहा, वो 15 दिन बेचारी सोई नहीं और उससे कहा कि ये हॉस्पिटल हमारे नाम कर दो। इस तरह करते हैं, ये डॉक्टर आसिम साहब कह रहे थे कि उनके नाम कर दे। मैं सारे कैरेक्टर्स के नाम बता सकता हूँ कि किस किस के पास वो गए और क्या क्या कुछ हुआ। और फिर फाइनली वो खातून जो है किसी के तवज्जो से रोती पीटती, उसने एक कौमी शख्सियत से राब्ता किया, उन्होंने कराची के कोर कमांडर से राब्ता किया, फिर उन्होंने जाके कहीं रोका। जराइम की तो कोई हद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी वाकया है कि आप 100 मुजरम खुदा न खास्ता अगर बच के निकल जाएं तो ये इतना बड़ा सानिया नहीं होता। मुजरम नहीं बचना चाहिए वैसे, बिल्कुल इतना बड़ा सानिया नहीं होता जितना ये सानिया होता है कि एक मासूम आदमी को लटका दिया जाए। एक एक केस की केयरफुली तफ्तीश करनी चाहिए। देखिए, अगर तो ये एफआईए और रेंजर्स ने किया होता है, इस वक्त की जो लीडरशिप है रेंजर्स की, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और इस वक्त की एफआईए की जो लीडरशिप है,
تو مجھے ڈاؤٹ نہ ہوتا اس پہ. نیب کے معاملے میں میں کہہ نہیں سکتا اس کے معاملات کیا ہے. نیب تو ایسے ایک مشکوک سا ادارہ ہے. اچھا اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں حبیب صاحب. کیا لشکری زبان اردو کو اپنا ٹھکانہ مل پائے گا؟ دیکھیے جی، اردو کو ٹھکانہ تو مل گیا تھا اور یہ 1973 کے دستور نے دے دیا تھا آرٹیکل 251 کے تحت. بات یہ ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے جو انگریزوں کے پروردہ حکمران ہیں، یہ ان کے بارے میں نہیں تھا کہ اردو زبان جو پاکستان کی قومی زبان ہے اس کو سرکاری حیثیت دی جا سکے. انہوں نے اس کو باندی لونڈی کی حیثیت تو دیے رکھی ہے، لیکن اب حکمران کی جب حیثیت اسے ملنے لگی، حکمرانی ملنے لگی، تو وہ راستے میں رکاوٹ بن کے آ گئے. بعض لوگ بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے بھی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سارے سرکاری افسر ایک جتھا بنا کے ان کے پاس چلے گئے کہ جناب نہیں، ہمارے بچوں کو اجازت دے دیں گے یہ انگریزی میں امتحان دے سکے، باقی پھر خیر ہے. دیکھیے اگر تو اب عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، بات یہ ہے کہ اب جسے کہتے ہیں نا چیریٹی بیگنز ایٹ ہوم، اب اپنے گھر سے شروع ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کوشش نہیں کرے، لازمی بنائے کہ عدلیہ فرام ٹاپ ٹو باٹم تمام کی تمام اردو زبان میں کارروائیاں کریں. ایوان صدر اردو زبان میں کارروائی کرے. ایوان صدر میں تو ایک دفعہ مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے صدر صاحب کی خدمت میں بھی یہ عرض کی تھی کہ جناب علی اگر آپ یہی حکم جاری کر دیں تو یہ تاریخ میں آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے. لیکن بہرحال اس وقت سے لے کے اب تک یہ حکم جاری نہیں ہوا. وہاں پہ بھی ساری کارروائی اردو میں چل رہی ہے، حالانکہ جو صدر صاحب ہوتے ہیں وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے. اس کے علاوہ ہماری پارلیمنٹ جس نے یہ دستور منظور کیا تھا وہ بھی یہ کرے کہ جناب اپنی بنیادی زبان انگریزی کی بجائے اردو کو قرار دے، ورنہ یہ قانون شکنی اور دستور شکنی کے زمرے میں آتی ہے. لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ پنجاب حکومت کو ذرا کوئی عدالت نوٹس کرے، اس سے کو پوچھے کہ آپ آرٹیکل 251 کے ہوتے ہوئے بھی کس طرح انگریزی زبان کو سرکاری اسکولوں میں ذریعہ تعلیم بنانے کے نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. آپ کو کون روکے گا؟ اور پھر سی ایس ایس میں ابھی تک ایک سیاست ہونی، اس کو ختم کرنا چاہیے کہ جناب انگریزی کو لازمی مضمون کی بجائے آپ انگریزی کو ایک آپشنل مضمون کی حیثیت دیں کہ جس نے انگریزی پڑھنی ہے انگریزی کا پیپر دینا انگریزی کا دے لے، جس نے عربی کا دینا عربی کا دے لے، جس نے فارسی کا یا پنجابی کا، سندھی کا، اردو کا دینا وہ دے لے. آپ انگریزی کی لازمی حیثیت کو ختم کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس عدالت کے اس فیصلے پہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل ہوا ہے، ورنہ پھر وہی چال بے ڈھنگی. ٹھیک ہے، اس معاملے کے حوالے سے ہارون صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، بریک کے بعد بھی ڈسکشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سرکاری طور پر اردو کے نفاذ کے تاریخی فیصلے کے حوالے سے. ہارون صاحب، کچھ لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تاخیری حربے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس طرح تو اس فیصلے پر عمل درآمد مشکل ہو سکتا ہے. دیکھیے جس طرح حکومت اس پہ خاموش ہے اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے سانپ سونگ گیا ہے. دو بنیادی حقائق ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہر عصر کی ایک زبان ہوتی ہے دنیا بھر میں رابطے کی، وہ انگریزی ہے، اس لیے انگریزی سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. دوسری اس سے بہت بڑی ایک حقیقت ہے کہ کوئی قوم اپنی زبان ہی میں تعلیم حاصل کر سکتی ہے، پوری صلاحیت تبھی اس کی استعمال ہو سکتی ہے. جاپان میں، چین میں، جرمنی میں، فرانس میں، کہیں دنیا میں یہ تماشا نہیں ہے کہ آپ غیر ملکی زبان میں تعلیم دیں. یہ ہمارے غلام معاشرے کا خاصہ ہے. اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا. دیکھیے اردو کیا مشکل ہے، ہم سب لوگ اردو لکھتے ہیں، اردو بولتے ہیں. میں سول سرونٹس کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے، ٹیلی فون پہ میسیجز آتے جاتے ہیں، مجھے صدمہ ہوتا ہے اتنی غلط انگریزی لکھتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ انگریزی زبان کے معاملے میں کبھی پر اعتماد نہیں تھا کہ میں اچھی لکھ سکتا ہوں. میرے کانفیڈنس میں بے پناہ اضافہ ہوا جب میں نے سول سرونٹس کو میسیج بھیجنے شروع کیے، اور ان کے میسیج ہیں تو انگریزی آتی نہیں ہے. اس لیے کہ انگریزی آتی ہے کسی زبان میں سوچنے سے، اس کے لٹریچر پڑھنے سے. ہم تو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے پڑھتے ہی نہیں ہے امتحان دینے کے بعد. اردو میں اگر ہوگا بہت سے ذہین بچے رہ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جس کی کوئی زبان نہیں، اس کی کوئی تہذیب نہیں، اور جس کی کوئی تہذیب نہیں اس کی کوئی شناخت نہیں. یہ سارا ملک اردو بولتا ہے. بہت تھوڑے ان پڑھ لوگ ہوں گے انٹیریئر میں کہیں دور دراز کے علاقوں میں جو اردو میں ظاہر خیال پہ قدرت نہیں رکھتے ہوں گے، مقامی زبانوں میں رکھتے ہوں گے، لیکن ایک نئی زبان تشکیل پا رہی ہے. اردو اب بھی ایک لحاظ سے تشکیلی مرحلے میں ہے. بلوچی کے لفظ آ رہے ہیں، سندھی کے آ رہے ہیں، کوہستانی کے آ رہے ہیں، چترالی کے آ رہے ہیں، پشتو کے آ رہے ہیں، پنجابی اور سندھی کے آ رہے ہیں، اور آتے جائیں گے. اسی طرح زبانیں فروغ پاتی اور آگے بڑھتی ہیں. یہ اس احساس کمتری سے نکلیں.
पिछली सदी के शुरू में मेडिकल की तालीम दक्कन में दी गई, हैदराबाद दक्कन में मेडिकल साइंस की तालीम, कौन सी चीज है जिसका आज तर्जुमा नहीं हो सकता? हमारे यहाँ बहुत बासलाहियत लोग हैं, अदारे मौजूद हैं। कोई शक नहीं। देखिए जी, वजीर आजम साहब तय करें आज के बाद उर्दू में तकरीर करेंगे। वजीर आजम साहब तो अंग्रेजी कल्चर के आदमी नहीं है, लोकल कल्चर के आदमी हैं। सदर साहब ये तय करें, सदर साहब तो वैसे उर्दू में ही करते हैं। चीफ जस्टिस खुद फैसला करे, कोई फैसला अंग्रेजी में नहीं लिखा जाएगा। क्यों अंग्रेजी में लिखा जाएगा? इतना जोर लगा के लिखते हैं। उर्दू में अगर बाज एतबार से दिक्कत होगी, बाज इस्तिलाहों का मसला होगा, एक तो अंग्रेजी इस्तिलाह इस्तेमाल की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये है कि वो तर्जुमा सीखा जा सकता है, हर अदारे में कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो उन्हें ये सिखा सकें। इससे निकले, खुदा का वास्ता है, गुलामी के दौर की इस निशानी को अब खत्म करें। ठीक है हबीब साहब, आपकी खबर की जानिब। जी, मैं जो आज आपको खबर देना चाह रहा हूँ, आजकल बड़ा चल रहा है सोलर का मामला, कि सोलर ये हो रहा है और सोलर हो रहा है। सोलर के बारे में एक छोटी सी आपको अभी खबर वज़ीर देना आला चाह रहा साहब हूँ। ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, की उस है। पर भी करते हैं। मैं आपको पता है कि कायदे आज़म सोलर पार्क जो है वो बहुत बड़ी जगह है, वहां पे 6500 एकड़ जमीन है जो मुख्तस की गई है। वहां पे ज़ुनर्जी नामी कंपनी, चाइनीज कंपनी है, जो वहां पर एक 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा रही है सोलर का। अच्छा, उसने 50 मेगावाट, उसने दावा किया था और वादा किया था कि 50 मेगावाट जो है वो हम 14 अगस्त को नेशनल ग्रिड को दे देंगे। अच्छा। और उसके बाद बाकी जो है 250 फिर हम दिसंबर में देंगे और फिर हर महीने 100 देते रहेंगे। ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खबर यह है कि उस कंपनी ने भी अपनी डेडलाइन मिस कर दी है। अच्छा। गोया हुकूमत तमाम तर जोर लगाने के बावजूद वो जो नेशनल ग्रिड में ज्यादा से ज्यादा बिजली डालने की बात कर रही है, उसमें एक दफा फिर जो चाइनीज कंपनी है वो रुकावट बनकर खड़ी होगी। अच्छा जी। अच्छा हबीब साहब, वजह क्या है? 100 मेगावाट का सोलर प्लांट ये लगा है, मिलती हमें सिर्फ 13 या 14 मेगावाट है। देखिए उस्मा, पूरी दुनिया में जहां जहां सोलर पावर प्लांट लगते हैं वहां पे यही रेशो होता है। अच्छा। अगर आप उसको 17-18 कर लें, आप उसको 14 कर लें, लेकिन रेशो कहीं इसी के इर्द गिर्द रहता है, क्योंकि धूप के अरे साथ भाई, मुंसलिक होता है। ऐसा एक जी। मिनट यार, जी, ये रेशो का फलसफा क्या है? ये एक आपने फलसफा पेश किया, एक शहबाज शरीफ साहब ने पेश किया। ये फलसफे की क्लास तो नहीं हो रही। नहीं, ये सिंपल एक उसूल भाई, है। नहीं, एक मिनट दफा करे यार इस सारी बहस को। हमें कितनी बिजली मिलती है? वो 12 मेगावाट कामरान खान ने कहा, उन्होंने कहा नहीं 16-17 होती है, 18 होती है। 14 पे इनकी अपनी भाई assessment है। 18 मेगावाट पैदा होती है ना 131 मिलियन डॉलर खर्च करके। ये सीधी सी बात है ना, इसमें इबाम कहाँ है? वो 900 मेगावाट जो वजीर आजम साहब उस दिन कहते रहे और शहबाज शरीफ भी कहते रहे, वो कहाँ है? ये क्या तमाशा है यार? भाई 108 मेगावाट मिलेगी मैक्सिमम। जी, इसको 900 मेगावाट क्यों कहते हैं कि ये होती इतनी है? हारून साहब, मसला ये है कि ये वो तो पाकिस्तान अपनी में तो coin हाइट नहीं ऑफ की ना। प्रोडक्शन पे, ये टर्म पाकिस्तान में तो नहीं, पूरी दुनिया इसको ऐसे ही कहती है। और जिसने भी कायम किया यार, नहीं, दुनिया इसको ऐसे ही कहती है। अब हम ये जो अपना मंतक पढ़ाई हाँ, जाती है, हाँ वो भाई सीधा कहे ना 15 मेगावाट बिजली मिलेगी। ठीक है, तो 15 मेगावाट और जब बिजली। 900 मेगावाट 100 कार्ड नहीं, कागजों पे उसको लिखने से कोई बिजली बढ़ जाएगी? नहीं हारून साहब, कागजों में यही लिखा हुआ है, कागजों में यही लिखा हुआ है कि जनाब हम गलत लिखा हुआ है इतने ना? किलो, नहीं वो कहते हैं इतने किलोवाट आवर्स जो हैं वो हम बेचेंगे आपको। और हारून साहब, जो प्रैक्टिकली मैं आपको बड़े बिजनेसमैन की, जो स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा बिजनेसमैन है, उसने मुझे बताया कि ये कंपनी अगर इस पे लोगों को ज्यादा ही एतराज है ना, तो इसको पब्लिक कर दें, लोग हाथों हाथ इसके शेयर्स खरीद लेंगे। अगर ये कंपनी इतनी बड़ी गलत अच्छी होती बात है। बनाना, ठीक है, तो फिर चाइनीज पागल है जो नहीं, बाहर से बड़ी पैसे अच्छी ला बात है, के हमारे यहां लगा रहे हैं। ओहो यार ये फलसफा ना अपना ना घोले ना। कमाल है यार, बिजली है 15 मेगावाट कह रहे हैं, 100 मेगावाट है, लोग खरीदे उसके शेयर, लगाएं भी शौक से, हमें कोई एतराज नहीं है अगर ये कास्ट इसकी पूरी करती है। कॉस्ट लेकिन पूरी कर रही इतला तो ये है कि नहीं है। हमारी तो उस वक्त भी, एक मिनट, हमारी तो उस वक्त भी इत्तला यही थी कि ये इससे ज्यादा नहीं होगी। मैंने उस वक्त भी लिखा था 19 से ज्यादा नहीं होगी। उस वक्त किसी ने इस इश्यू को रेज नहीं किया। अच्छा, एक मैं खत, अगर वक्त है तो मैं खत पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। नेशनल बैंक से खत आया है, 33 साल में एक बुजुर्ग आदमी ने लिखा है, वो नेशनल बैंक से 33 साल पहले रिटायर हुए। उन्होंने लिखा 33 साल में सिर्फ 12 दफा वो पेंशन में इजाफा हुआ, जबकि सरकारी तनख्वाहों में अक्सर इजाफा होता रहता है। और इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है वो आपको मालूम है, वो बड़ा दर्दनाक खत है। और आखिरी उसका जुमला पढ़ते हुए बड़ी एक अजीब कैफियत हुई। उसमें उन्होंने लिखा है
کہ خدا کے لیے مسئلہ بیان کریں بینک بہت سرمایہ نفع کما رہا ہے، اور ویسے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں سبھی بینک، شوکت عزیز صاحب ایسا بندوبست کر گئے ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ منافع کی شرح پاکستانی بینکوں کی ہے شاید جی تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں تو صرف آپ کے لیے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر سکتا ہوں اور یہ امید کر سکتا ہوں کہ کوئی ہماری فریاد سنے گا. یہ نیشنل بینک والوں کو کچھ کرنا چاہیے. سٹیبل بینک ہے, بالکل بے حد منافع کما رہا ہے. تو پھر ہو جائے کب